MHD 9 खंड 4। हमने कल विश्व में कहानी की चर्चा की थी। आज हम भारत में कहानी की चर्चा करेंगे। भारत में कथा और कहानी की परंपरा कहाँ से शुरुआत होती है। संस्कृत की कथा परंपरा में सबसे पहले हम कथा परंपरा का विकास देख सकते हैं हमारे भारतीय साहित्य में। संस्कृत में जो कथा परंपरा का आरंभ हुआ वह वेदों से ही माना जाता है। उपनिषद और पुराण तो फिर उसके बाद आते हैं। जैसे महाकाव्य के रूप में अगर हम देख सकते हैं तो वाल्मीकि की जो रामायण थी उसमें राम की कथा प्रस्तुत की गई है, राम की स्टोरी है उसमें, जिसे राम के पुत्रों ने लव और कुश ने अयोध्या की राज्यसभा में सुनाया था। और महाभारत जो है वो पहली कथा या आख्यान है जिसके लिखित होने का प्रमाण हमारे सामने उपलब्ध है, क्योंकि महाभारत का रचना काल ईसा पूर्व 800 से 900 के बीच का समय माना जाता है। यूं तो इसकी मुख्य कथा जो थी महाभारत की वो तो शांतनु के वंशज पांडवों और कौरवों के संबंध और युद्ध की है, पर इस मुख्य कथा के साथ इतने आख्यान जुड़े हुए हैं कि एक महाकोश भी इसे कहा जा सकता है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है। इसीलिए तो भारतीय इतिहास में इसे जाज्वल्यमान दीपक कहा गया है महाभारत को। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन किया गया है और भारत के इतिहास का जाज्वल्यमान दीपक है महाभारत। तो इसी प्रकार ये तो संस्कृत से रिलेटेड कथाएं थी भारत में जो उपजी। उसके बाद कुछ जातक कथाएं भी थी। कथा को उपदेश या शिक्षा से जोड़ने का इतिहास कथा की तरह ही पुराना है, क्योंकि जैसे सबसे पहले इंसान गुफाओं में रहा करता था, मानव भी शिकार की कथाएं सुनाकर अपने बच्चों को संभावित खतरों से बचाने का उपदेश देता रहा है। शिकार की कथा सुनाकर वह उपदेश देता है अपने बच्चों को। और उपनिषदों में भी यह कथा की विकास हमें देख सकते हैं कि उपदेश या शिक्षा के द्वारा जो है लोगों को कथा सुनाने का सबसे पुराना उदाहरण हम देख सकते हैं। जातक कथा सुनाने वाले स्वयं भगवान बुद्ध हैं और श्रोता उनके सुनने वाले कौन थे? उनके भिक्षुगण, बौद्ध भिक्षुक। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपने पुनर्जन्म की कथा सुनाई थी, जिसका संकलन तो बाद में किसी और ने किया। और भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण ईस्वी 500 ईसा पूर्व जो है 544 या 543 में माना जाता है। और इस तरह की कथाओं का रूपांतर जो है भदंत आनंद कोत्स्यायन ने किया था, जो 6 जिल्दों में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में प्रकाशित की गई थी। इसी प्रकार फिर बृहत कथा, जैसे हमने पहली क्लास में चर्चा की थी बृहत कथा के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन जुड़े हुए हैं अपने एनरोलमेंट नंबर और नाम मैसेज बॉक्स में टाइप कर दें, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चे क्लास कर रहे हैं। उनका रोल नंबर जो है मैसेज बॉक्स में टाइप कर दें। इसके बाद हम देखते हैं बृहत कथा। हम अभी पढ़ रहे हैं भारतीय साहित्य में कथा परंपरा का विकास। सबसे पहले संस्कृत में कथा साहित्य देखा हमने, फिर जो है जातक कथाओं का रूप देखा। बृहत कथा के बारे में अगर हम देखते हैं तो भगवान शिव सबसे पुराना कथक यानी कथा कहने वाले इस शब्द का प्रयोग कथा सरित सागर में हुआ था। कथक शब्द जो कथा कहता है वो होता है कथक, और ये शब्द का सबसे पहला प्रयोग कथा सरित सागर में हुआ था। तो महाकवि सोमदेव के द्वारा रचित जो है कथा सरित सागर के आरंभ में ये उपकथा दी गई है बृहत कथा।
पार्वती शिव से ऐसी कथा सुनाने का अनुरोध करती है कि किसी ने न सुनी हो और न किसी ने न किसी को जानकारी हो इसके बारे में। कथा ऐसी हो कि मन लगा रहे और बड़ी भी हो। बड़ी सुनते सुनते बहुत समय निकल जाए। पार्वती के अनुरोध पर शिव ने बृहत कथा सुनाने हो जाते हैं। पार्वती जिद करती है कि अकेली ही कथा सुनेंगी, शिव भी मान जाते हैं। तो वे पार्वती को साथ लेकर कैलाश पर्वत अपनी गुफा में चले जाते हैं। वो कथा सुनाना आरंभ किया तो गुफा के द्वार पर नंदी पहरे पर बैठा दिए जाते हैं कि किसी को भीतर न जाने देना। पर कथा सुनने के लोभ में शिव का एक जो गण है पुष्पदंत, नंदी को चकमा देकर योग शक्ति से अदृश्य होकर गुफा में प्रवेश कर लेता है। कथा आरंभ होती है। दिन पर दिन, महीने पर महीने, बरस पर बरस बीत जाते हैं, पर कथा ऐसी कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है बृहत कथा। जब कथा पूरी होती है तो पार्वती पूरी तरह से तृप्त होती हुई नजर आई, पर उनके साथ पुष्पदत्त ने बहुत गुस्सा पार्वती को बन गई जो सर वॉइस बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रही है। अब शायद क्लियर आएगी आवाज। ठीक है, साफ आ रही है आवाज? जी क्लियर है। सुजाता जी? जी सर। ओके। तो बृहत कथा में यही कथा है कि जो है शिव ने जो पार्वती को कथा कही थी उस कथा के आधार पर बृहत कथा मानी गई। कथा सरित सागर में कथाओं का संचयन इसी तरह की कथाओं का था। जो इस कथा सरित सागर में जो भी कथाएं थी उसमें अधिकतर घटनाएं सामान्य मानवीय अनुभव के जो भिन्न कार्य कारण के बारे में दिखाया गया। तो हम देखते हैं कि भगवान शिव और पार्वती को सुनाई हुई यह बृहत कथा पुष्पदंत से यक्ष सुप्रतीक तक होती हुई माल्यवान को प्राप्त होती है। और पर पहले स्टेज की जो कथा थी वह थी शिव कथक था और पार्वती श्रोता थी। बाद में वो फिर आगे आगे बढ़ती है। पुष्पदंत भी छिपकर कथा सुन लेता है। दूसरे स्तर पर पुष्पदंत जो है वररची के रूप में कथक बनता है और सुप्रतीक कानुभूति के रूप में श्रोता होता है। तो वो जो स्टोरी थी ना वो तो मौखिक थी, मौखिक रहती है, पर गुणाढ़ माल्यवान उसे श्लोकबद्ध करके लिपिबद्ध रूप कर देता है। तो कहानी जो कथित न रहकर, श्रव्य न रहकर लिखित और पाठ्य बन जाती है। और साथ में लिखित कथा का वाच्य स्वरूप में स्थिरता आ जाती है। इसका लाभ यह होता है कि जब कथा लिखित होकर पठित हो जाती है तो इसका लाभ यह होता है कि कथा के प्रचार प्रसार में सहूलियत हो जाती है। शायद भगवान की भी यही मनसा थी शिव की, अन्यथा उनका गण किस खेत की मूली था जो छिपकर कथा सुन लेता। भगवान की भी इच्छा होगी कि कथा का प्रचार हो प्रसार हो। भगवान को पता नहीं चलेगा उनकी कथा कोई सुनकर चला जाएगा। कथा शिव के मानस में प्रकाशित हुई थी जिसका लाभ सारे संसार को मिलना ही चाहिए था। शिव ने मन में सोचा था कि जो स्टोरी मैं पार्वती को सुनाऊंगा वो सारे जगत को पता होनी चाहिए, जिसका लाभ वो उठा सके। और पार्वती की चलती तो वो उन तक ही सीमित होकर ही रह जाती वो कथा। तो आज हम कथा के बारे में फिर कुछ जानते ही नहीं, कथा कहां से शुरू हुई। तो मौखिक रूप से उसने लिखित रूप जो दे दिया गुणाढ़ ने। यदि शिव पार्वती वाली कथा को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो यह भी अनुमान करना असंगत न होगा कि गुणाढ़ में लोक प्रचलित कथाओं को श्लोकबद्ध करके लिपिबद्ध रूप कर दिया।
इस प्रकार जो है कथा का पहला चरण जो था, कथा के विकास का पहला चरण मौखिक से लिखित रूप ग्रहण करके माना जा सकता है। तो कथा का जो लिखित रूप था वह पद्य रूप ग्रहण करके उसके रूप में परिवर्तन हुआ। छोटी सी कथा तो थी, फिर बड़ी हुई, बड़ी से फिर जो है मौखिक कथा से लिखित रूप आता है, लिखित में भी फिर पद्य से गद्य रूप आता है। तो इसी तरह कथा को उपदेश या शिक्षा से जोड़ने का इतिहास कथा की तरह ही पुराना है, क्योंकि हमने जो उपदेशात्मक देखा, भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को, भिक्षुकों को दिया था उपदेश। तो आदि मानव जो शिकार की कथा सुनाकर अपने बच्चों को खतरे से बचने का उपदेश दिया करता था, उपदेशात्मक कथा। भारतीय कथा परंपरा जो पहले पहले वेदों में देखी गई, उपनिषदों में देखने को मिला, शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर कथा का उपयोग किया गया। सबसे पुराना उदाहरण जो है जातक कथाएं थी। तो इस तरह से फिर भारत में कथाएं जो है लिखी जाने लगी। पंचतंत्र और हितोपदेश कथा को उपदेश का माध्यम बनाने का एक बढ़िया उदाहरण था। कथा को सिर्फ मनोरंजन तक सीमित न रखकर उपदेशात्मक माध्यम बनाने का प्रयास किया पंडित विष्णु दत्त शर्मा ने। उनकी जो रचना थी वो थी पंचतंत्र। याद रखना, पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की, जिसकी रचना पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास हुई थी। और पंचतंत्र की रचना एक जड़ राजा के जड़ बुद्धि, अविनीत, उच्च श्रृंखल और मूर्ख राजकुमारों को राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा देने के लिए हुई थी। यह भी कथाओं का संकलन ही है। इसमें बहुत सारी कथाएं हैं। यह एक 5 प्रकरणों में विभक्त है। 5 प्रकरण हैं पंचतंत्र के, और प्रत्येक प्रकरण परस्पर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसमें बहुत सारी कहानियां हैं, पर विषय सबका एक ही है, उपदेश देना। और इसकी विशेषता यह है कि ये पशु पक्षियों की कथा है। इसमें इस कथा में पशु पक्षी मनुष्य की तरह आचरण करते हैं और भाषा भी मनुष्य की ही बोलते हैं। तो बच्चों को सुनाई जाएगी ये कहानी, बच्चों के लिए होगी, तो बाल मन में इसमें कोई असंगति नहीं देखता, क्योंकि यह कथा है। कथा में कोई ये नहीं पूछता कि ये कैसे हुआ, बल्कि ये पूछता है कि फिर क्या हुआ, आगे क्या होता है, आगे क्या होता है। सस्पेंस बना रहता है। जब मैंने पहली बार बताया था कथा के बारे में, कथा का एक तत्व था वो विस्मय था। फिर क्या हुआ? अविश्वास बाल मन में नहीं होता। शुद्ध कथा श्रोता की भी यही विशेषता होती है। तो इसी प्रकार हितोपदेश भी मोटे तौर पर पंचतंत्र का स्वतंत्र निरूपण और प्रस्तुतिकरण है। इसके लेखन का समय तो सुनिश्चित नहीं है कि किस समय लिखा गया, आज भी जो है हमारे पास प्रमाणिक रूप से उपलब्ध नहीं है। संस्कृत की जो पाठ में दी गई पुस्तिका, यानी अंतिम पृष्ठ पर दी जाने वाली जो सूचना के अनुसार, जो लास्ट में दी जाती है सूचना, उसके अनुसार इसकी रचना नारायण पंडित ने की थी। हितोपदेश की रचना, जो किसी धवल चंद्र नामक राजा के राज्याश्रित में रहते थे, उनके गुरु थे या पंडित थे। तो किसी भी अन्य सूत्र से नारायण पंडित उनके आश्रयदाता राजा का भी हमें पता नहीं है। और कुछ स्रोत से हमें पता चला कि 12वीं शताब्दी और कुछ जो है 1675 ईस्वी में बताते कि ये अनुमान बस है हितोपदेश के बारे में। पर पंचतंत्र के समान इसकी रचना भी जो है गद्य पद्य मिश्रित रूप में हुई थी, और इसका भी प्रधान जो है उपदेश कथाओं का संकलन था। और इसमें क्या था? हितोपदेश रचना का मुख्य उद्देश्य था कि किशोरों को इस प्रकार शिक्षा दी जाए जिससे व्यवहार नीति सीख सके और जिम्मेदार युवकों के किस तरह से हम विकास में ध्यान दें। किशोरों के बारे में लिखी गई अलग अलग ग्रंथ है हितोपदेश पंचतंत्र पर भी। इन दोनों की जो कथा संरचना है, स्टोरी, ये
सब समान है। भारतीय कथा परंपरा में विकास का एक अंग है हितोपदेश भी और पंचतंत्र भी। इसके बाद सुबंधु ने जो लिखी वासवदत्ता, श्री राम शर्मा के बाद, विष्णु शर्मा के बाद सुबंधु का नाम आता है। रोमांस का विकास जो यूरोप में भले ही बाद की घटना में हुआ हो, परंतु भारत में तो उसका विकास बृहद कथा से ही माना जाता है। बृहद कथा की जो कथाएं हैं ना, यूरोपीय रोमांस की सारी विशेषताओं से युक्त है, कोई कमी नहीं है, किसी की अकेले की कथा नहीं है। तो वासवदत्ता की कथा आकार भले ही लंबी हो या एक पूरी पुस्तक को निर्मित कर देने वाली हो, परंतु सुबंधु ने जो सारा जोर कथा के कैरेक्टर या पात्रों में, उनके परिवेश में, उनके काल में जो दिखाया है, पूरी तरह से सुबंधु को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने कथा पद्य में न प्रस्तुत करके गद्य में प्रस्तुत की और कथा में सारे साहित्यिक विशेषताओं को युक्त कर दिया। इसके बाद बाणभट्ट ने लिखा कादंबरी और हर्षचरित, दंडी ने लिखा 10 कुमार चरित, जिसमें 10 राजकुमारों के अनुभव की कथाएं वर्णना की गई थी, जिन्हें आपस में जोड़ने वाला कथा पात्र था मगध का राजकुमार राजवाहन। फिर जो है संस्कृत की कथा का अवसान देखने को मिला। 10वीं सदी में धनपाल ने तिलक मंजरी के रूप में कादंबरी की परंपरा को जीवित रखने का प्रयत्न तो किया, पर संरचना की दृष्टि से कादंबरी का विकास नहीं हो सका। 10वीं सदी के बाद जो धीरे धीरे संस्कृत को राज्याश्रय प्रदान करने वाले हिंदू राज्य समाप्त हो गए, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन हो गया था। इस कारण संस्कृत काव्य परंपरा प्राय लगभग लुप्त हो गई। तो संस्कृत की जो कथा परंपरा थी, हमारे भारत में कथा साहित्य जो है संस्कृत से ही शुरू हुआ, वह वेदों से आरंभ होती थी। उपनिषद, पुराण, उसके बाद पुराण के बाद महाकाव्य में जिस तरह से वाल्मीकि ने रामायण महाभारत की रचना को हमने देखा, इसी प्रकार जातक कथा के बारे में देखा, उपदेश कथा धीरे धीरे विकसित होते, हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरित सागर, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जो है कथा का विकास होता है। फिर आता है हमारी हिंदी कहानी का युग। नव जागरण काल में भारतीय कहानी किस तरह से विकसित होती है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में भारत विदेशी सत्ता के अधीन था। नव जागरण यानी हम में फिर से एक तरह से नई भावनाएं जागृत हो रही थी। राष्ट्रीयता की भावना के साथ साथ राजनीतिक स्थिति हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो या सामाजिक स्थिति हो, सब में एक ओर से हलचल मच गया था। और भारत के लिए जो है बहुभाषिकता, एक तरह से बहुभाषी देश है भारत, एक अनिवार्य ऐतिहासिकता का संदर्भ है। फिर भी हम कह सकते हैं कि जैसे जर्मन वाला जर्मन बोलता है ना, फ्रांसीसी वाला फ्रेंच बोलता है, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी बोलता है, लेकिन भारतीय क्या बोलता है? उड़िया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, मलयालम आदि कई भाषाओं में बोलता है। कहते समय भुला दिया जाता है कि भारत की स्थिति इसीलिए भी विशिष्ट है कि जैसे पंजाब, गुजरात, उड़ीसा जैसे एक प्रांत यूरोप के हैं, एक एक देश के बराबर हैं हमारे ये राज्य हैं। जॉर्ज गिरेसन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में भाषाओं का सर्वेक्षण करके कुल 364 भाषाओं और बोलियों की गणना की। भारत बहुभाषिक अगर हम देखें तो व्यक्ति के लिए यह एक जंजालपरक स्थिति है कि बाइबल में एक टावर ऑफ बेबल की कहानी आती है। इस मीनार में सैकड़ों निवासी में से प्रत्येक दूसरे से अलग अलग भाषा बोलता है, कोई किसी की बात नहीं समझता। हर समय एक अनसमझा कोलाहल छाया रहता है कि ऐसा
जिसमें कोई किसी की अलग अलग आवाज आती है। तो अंग्रेजी सरकार की भाषा सर्वेक्षण परियोजना जो है भाषा राजनीति खेलने और फूट डालने, विभाजित करने का औजार बन गई थी, साधन बन गई थी। तो ग्रियर्सन का जो उद्देश्य था, बाद में मजबूरी यह हुई शायद कि भारत को इस बिंब को देखने की ही रही हो कि जो भारत में नवजागरण काल में किस तरह से भाषिक पदानुक्रम और अंग्रेजी का हस्तक्षेप होता है। बहुभाषी समाज के बीच चाहे जितना भी भाषिक वैविध्य हो, पर संप्रेषण की जो इच्छा है हमारी, हम जो आपस में बात करते हैं, जो संपर्क भाषा है हमारी, खगेश्वरी जी म्यूट कीजिए। जिस तरह से संस्कृत और फारसी, अरबी फारसी इस भाषिक वैविध्य के बीच सूत्र का काम करने वाली भाषाएं थी और इसी पदानुक्रम में मौजूद थी, जो जनसाधारण के दैनिक व्यवहार की भाषाएं नहीं थी, लेकिन इनके जानकार पूरे भारत में चाहे थोड़े हो चाहे ज्यादा हो थे। भारत में दैनिक व्यवहार की भाषा संस्कृत ना हो, पर भाषिक पदानुक्रम में परंपरागत रूप से प्रथम थी। जैसे अरबी इस्लामिक कानून और कुरानों की भाषा होने के कारण प्रतिष्ठित थी। कानून की भाषा इस्लामिक थी, अरबी थी, लेकिन व्यवहार में सीमित थी, यूज नहीं किया जाता था। फारसी विभिन्न समुदायों में ज्यादा बड़े पैमाने पर व्यवहार किया जाता था। पर 19वीं शताब्दी में आरंभ के लेखक या तो संस्कृत फारसी में से किसी एक में या दोनों में रचना करता था, नवजागरण युग का जो लेखक था। फिर अनेक भारतीय भाषाओं में से किसी एक भाषा, जैसे ब्रज हो गई या फिर अपनी मातृभाषा हो गई। ब्रज भाषा का तो विस्तार खासा बहुत अधिक था, क्योंकि साहित्य की प्रमुख परंपरा की दृष्टि से जो है एक विधा कविता थी, जिसमें ब्रज भाषा में बहुत सारी कविताएं लिखी गई। भारतीय भाषाओं में तमिल भी एक ऐसी भाषा है जिसमें संस्कृत के बराबर प्राचीन इतिहास है। और जो भी और अलग अलग भाषाएं हमारे भारत की, असमिया, बंगाली, गुजराती, उड़िया, तमिल, तेलुगु, इन सब भाषाओं में भी साहित्य रचा जाने लगा था। तो 18वीं सदी के अंत तक भारत की जो प्रतिस्पर्धा के लिए यूरोपीय समुदाय के बीच यूरोपीय संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी उस समय आ चुकी थी। और भारत में अंग्रेजी उपनिवेश कायम होने के बाद स्वाभाविक था कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, आजीविका और समृद्धि उपार्जन का साधन बने। अंग्रेजी सीखे लोग ज्यादा। शुरू में कुछ दूरदर्शी व्यक्तिगत प्रयत्नों से और बाद में सरकारी शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी की भी शिक्षा शुरू हुई। सरकारी शिक्षा नीति में अंग्रेजी को शामिल कर दिया गया, अंग्रेजी का प्रचार प्रसार हुआ। मैकाले ने इसे भारत में अंग्रेजी राज्य की जड़ मजबूत करने का साधन समझा और अपनी समझ को साबित भी कर दिखाया उन्हें। और राजा राममोहन राय ने इसमें इस प्रबंध में बहुत रुचि ली। और मुद्रण का आरंभ और पत्र पत्रिकाओं का उस समय प्रचार प्रसार होने लग गया। जो ये विभिन्न प्रकार की भाषा जो हमारे देश की थी, इसी बीच में पत्र पत्रिकाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए छापे खाने का प्रवेश हुआ। मुद्रण यंत्र जनवरी 1800 में श्रीरामपुर यानी बंगाल के बैप्टिस्ट मिशन ने भारत की विभिन्न भाषाओं में बाइबल का प्रकाशन किया। बाइबल का प्रकाशन करने का उनका मुख्य उद्देश्य था प्रिंटिंग प्रेस स्थापना करने की। और यांत्रिक मुद्रण ने पांडुलिपि के पुस्तक में बदलने के अलावा बाजार के लिए शुरू में समाचार पत्र पत्रिकाएं भी छपने लग गई।
अखबार भी निकलने लग गए और उसी प्रकार जो है और कई जगह भी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो गई। तो वाचिक परंपरा जो थी कथा साहित्य की, वह लिखित और मुद्रित परंपरा में अब आने लग गई। नवजागरण का जो ये दौर था साहित्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि साहित्य की माध्यम भाषा में गद्य की प्रतिष्ठा संवेदना और भाव जगत से यथार्थ जगत की ओर प्रस्थान, साहित्य रूप में नए नए प्रयोगों की शुरुआत के मूल में कुछ अंशों के छापे खाने के आगमन का प्रभाव देखा जा सकता है। तो छापे खाने के द्वारा जो विभिन्न भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं छपते गए, तो इसी तरह पाठक भी बनता गया, पाठक समाज उभरा और श्रोता का पाठक में बदलना, ये एक पक्ष था कि निरक्षर जनता का साहित्य से अलग हो जाना। दूसरा पक्ष था, एक तो श्रोता पाठक बना। देखो, सब चीज का सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी बुरा भी। तो पाठक तो बन गया, पर शिक्षा कहां बढ़ी? निरक्षर जनता साहित्य से अलग हो गई। अधिसंख्यक जनता निरक्षर थी उस समय, और उनके लिए मुद्रित साहित्य किस काम का? पाठक समाज दो वर्ग में बट गया, फिर उच्च समाज और सामान्य पाठक समाज। कई लोग क्या होते थे, जो सस्ती सस्ती किताबें मिलती थी, अपनी रुचि से कहानी में रुचि रखने वाले सामान्य पाठक समुदाय की मांग करते थे। इसी प्रकार अनेक प्रकार के साहित्य आगे आए। फिर भी कुछ भी हो, 20वीं सदी में रचित जो विभिन्न हमारा देशभक्ति का साहित्य था, निज भाषा उन्नति है। भारतीय भाषाओं की साहित्य सामाजिक उपयोगिता बढ़ी। इस समय 19वीं सदी का भारतीय भाषा लेखक अंततः अंग्रेजी परस्त वर्ग के साथ और संस्कृत प्रेमी वर्ग को भी भारतीय साहित्य की पाठक वृत्ति की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए राजी करने में समर्थ हुआ। तो पहले पहले परंपरागत कहानी के जो अवशेष देखने को मिलते हैं छापे खाने का, शुरुआत का मतलब ये नहीं कि वाचिक परंपरा की कहानी रातों रात गुम हो गई। वे भी चलती रही, वाचिक परंपरा वाली भी चलती रही। वाचिक परंपरा के जो लोक कथा के रूप थे, मुद्रण भी किया गया। जैसे हम कहते कि संस्कृत भी थी उस समय। देसी भाषाओं में भी फिर रामायण लिखा गया, महाभारत, उपनिषद, पुराण की कहानियां जो है लिखी गई थी। शुरू शुरू पुस्तक के बाजारों में आपूर्ति या श्रव्य परंपरा की प्रख्यात तथा पौराणिक मिथकीय कथाओं को छापकर की गई थी। तो आधुनिक नवजागरण काल में अगर हम देखते हैं, सामान्यतः जो प्रचलित कहानी में मिथकीय या चमत्कारिक प्रवृत्तियां मौजूद थी, क्योंकि सुनी सुनाई जाने वाली कहानी में ध्यान को बांधे रखने में बहुत गुणकारक होते हैं। अगर तुमको सुनाएगा ना कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, पर पढ़ने में इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, क्योंकि संचार की जो नई टेक्नोलॉजी के सुनने के साथ देखना भी, क्योंकि संचार की नई टेक्निक के रूप में मुद्रण के आरंभ ने धीरे धीरे सुनने की बजाय पढ़ने की संस्कृति का ज्यादा आरंभ किया। माना जाता है कि जब जब साहित्य रचना के संसार में नई टेक्नोलॉजी का प्रवेश होता है ना, तब तक रचना की तकनीक अर्थात शिल्प विधि में भी थोड़ा अंतर आ जाता है। टेक्नोलॉजी बढ़ने से शिल्प की यानी कहानी बनाने की विधि में भी थोड़ा अंतर आ गया। संसार भर की जो भाषाओं में आधुनिक कहानी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का बड़ा हाथ रहा है। जितने भी संसार भर की कथाएं हैं, आधुनिक कहानी के विकास में पत्र पत्रिकाएं बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।
जिन भाषाओं में छापाखाना देर से पहुंचा ना, या पत्र पत्रिकाएं देरी से पहुंचती हैं, उनमें उन भाषाओं में कहानी भी देर से विकसित होती है। जिन भाषाओं में कहानी सबसे पहले प्रकट हुई, जैसे उड़िया और बंगाली, उनमें स्वतंत्र छापाखाना भी सबसे पहले शुरू हुआ था। तो विभिन्न भारतीय भाषाओं में हम कौन कौन सी कहानी हम देख सकते हैं? जो हम देखते हैं साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित नवजागरण के साहित्यिक इतिहास नामक पुस्तक में शिशिर कुमार दास लिखते हैं कि 1800 से 1885 ईस्वी के दौरान जो भी प्रकाशित कहानी संग्रहों के अधिकांश कथा के थे, 1800 से 1885, ध्यान देना समय, उस समय जो कहानी संग्रह थे उसमें अधिकतर क्या थे? उपाख्यान, आख्यान आदि कहा जाता था, या दास्तान, अफसाना कहा जाता था। कहानी की नई पहचान को चिन्हित करने वाले जो संज्ञा थी। तो इस समय के जो लेखक थे, अपनी रचना को पुरानी परंपरा से अलग पहचान देने की इच्छा जाग चुकी थी। जैसे हम क्या कहें, जैसे असमिया में कहा जाने लगा छुट्टी गल्प, बंगाली में छोटा गल्प, गुजराती में तुंकी वार्ता, कन्नड़ में शरणाकथे, मलयालम में चेरू कथा, मराठी में लघु कथा, ओडिया रे खुद्र गल्प, पंजाबी में निक्की कहानी, तमिल में सिरुकताई, तेलुगु में कथनिका। तो इस तरह से कहानी को वो लोग अपने रूप से क्या कहें? अब ये जो कहानी नई विधा उत्पन्न हो गई ना, आधुनिक कहानी, इसको अब हम क्या नाम दें? तो पहली कहानी अगर हम देखें तो विभिन्न भारतीय भाषाओं की पहली कहानी में 1868 में लिखित फकीर मोहन सेनापति की जो कहानी उत्कल दीपिका नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, लक्ष्मणिया, लक्ष्मणिया कहानी को शायद पहली आधुनिक भारतीय कहानी होने का श्रेय दिया जा सकता है। हमारे ओडिया के ही साहित्यकार हैं फकीर मोहन सेनापति। उत्कल दीपिका में प्रकाशित लक्ष्मणिया को पहली आधुनिक या भारतीय कहानी होने का श्रेय दिया जा सकता है। और उड़िया भाषा में इसे पहली कहानी का श्रेय भी जाता है, क्योंकि फकीर मोहन सेनापति ने ही रेवती नामक कहानी को उड़िया की पहली कहानी माना जाता है, लेकिन उसका रचना काल 1896 है और कहानी उसके पहले पहले अन्य कई भाषाओं में प्रकट हो चुकी थी। इसी तरह जो है अगली प्रथम तारीख गुजराती मराठी कहानी की है। मराठी में ज्ञान प्रसारक नामक पत्रिका में प्रकाशित उपदेश कथाओं को आधुनिक मराठी कहानी का आरंभ माना जा सकता है। गुजराती में दलपत राम द्वारा लिखी गई कहानी बैदिनी मुलाकातनु में संकलित है। इसी तरह और कई भाषाओं में भी पहली पहली कहानी छपी। 1873 में बंग दर्शन नामक पत्रिका में पूर्णचंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी मधुमती प्रकाशित होती है। इसी तरह जो कहानी की जो लिखित वाचिक परंपरा से जो लिखित रूप आया, तो हिंदी में जब हम देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले पहल की कहानियों का जिक्र करते हुए, यानी ऐसे तो बहुत सारी कहानियों के नाम हमने ले दिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली कहानियों के नाम कुछ जिक्र किए, जिसमें सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी वो कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई कहानी इंदुमती। हम पिछली क्लास में भी इसका जिक्र कर चुके हैं। भगवान दास द्वारा लिखित प्लेग की चुड़ैल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई 11 वर्ष का समय, बंग महिला की दुलाई वाली। पर इंदुमती की मौलिकता संदिग्ध है,
एक नाम जो है 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक पत्रिका थी, उसमें माधव राव सप्रे द्वारा लिखित टोकर भर मिट्टी का भी है। उसको भी हम हिंदी की पहली कहानी मान सकते हैं, लेकिन ये घटना वृत्तांत की कोटि में ही रह जाती है, घटना का वर्णन है उसमें। यथार्थ के प्रति आग्रह की संवेदना और संरचना की को ध्यान में रखते हुए तो कसौटी पर खरी उतरने वाली कहानी तो दुलाई वाली है। यथार्थ के प्रति आग्रह अगर देखोगे और संरचना को अगर ध्यान में दोगे तो हिंदी की पहली कहानी हम दुलाई वाली को मानेंगे, और प्रकाशन नगर देखेंगे तो किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती को मानेंगे। घटना वृत्तांत की कोटि में अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित टोकर भर मिट्टी को मान सकते हैं। और उर्दू कहानी का जन्म तो प्रेमचंद और उनके समकालीन सज्जाद हैदर यलदरम तथा नियाज फतेहपुरी के लेखन से हुआ। प्रेमचंद का पहला संग्रह 1908 में छपा था। तमिल भाषा, कन्नड़ भाषा, तेलुगु भाषा में इस तरह से पहली कई कहानी थी। तो सभी भाषाओं में कहानी का विकास हुआ और उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा पत्र पत्रिकाओं का। और इस सूत्रपात में 2 दशकों की जो काला अवधि थी, आगे पीछे का अंतर उस भाषा की पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की शुरुआत के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कुछ भाषा में मान लो ओडिया में पहले हुआ तो गुजराती में बाद में होता है, तो उसके पीछे जो अंतर हुआ ना, वो किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है? पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो कहानी के विषय में अगर हम देख सकते हैं तो भारतीय भाषाओं में कहानी का उद्भव और विकास पाश्चात्य का प्रभाव था, क्योंकि बंगाली में 1891 में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने कहानी लिखने की जो है शुरुआत की थी। आरंभ से ही हिताब्दी के लिए जो 6 कहानियां उन्होंने लिखी थी ना, उनमें उनकी प्रसिद्ध कहानी पोस्टमास्टर भी एक है। और 1991 से 95 के दौरान तो लगभग 42 कहानियां लिखी थी टैगोर जी ने। और 20वीं सदी के पहले दशक में तो गुजराती में बड़ी संख्या में कहानी लिखी जाने लगी। तो कहानी ने ऐतिहासिकता के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो कहानी के इतिहास में हिंदी कहानी में जो भी परिवर्तन आया, रूप में हो, चाहे वह संरचना में हो या संवेदना की अभिव्यक्ति में हो, हमने जो विभिन्न प्रकार की कहानी देखी, चाहे वो माधव राव पर की टोकर भर मिट्टी और रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी, सबके विषय अलग अलग है। अगर टोकर भर मिट्टी में देखें तो एक गरीब विधवा और अमीर जमींदार के संघर्ष की कहानी, और 11 वर्ष का समय में देखे तो प्रेम की भारतीय अवधारणा जो उसने कहा था कहानी में है। तो इसी तरह नैतिक रुझान भी विभिन्न प्रकार की जो टोकर भर मिट्टी में नैतिक रुझान दिया गया है कहानी में, तो कहानी में ऐतिहासिकता और सामाजिक उपन्यास के बीच एक नया अनुभव क्षेत्र पहचान कर खुद को गढ़ा है। कहानी जो है अपने आप में विकसित होती है। साहित्य के इतिहास में कहानी का विकास नए प्रगति के विकास के साथ भी जुड़ा है। प्रगति बढ़ी, जिस तरह से मुद्रण यंत्र का विकास हुआ तो कहानी विकास होती है। तो अपने आरंभ अर्थात नवजागरण काल से ही भारतीय कहानी का एक जनतांत्रिक विधा के रूप में स्थापन होता है। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी हो या मलयालम कहानी हो या दूसरी भाषाओं की कहानी हो, तो हम नवजागरण काल में भारतीय कहानी के बारे में हम देखते हैं कि बहुत सारी भाषाओं में कहानी लिखी गई। संस्कृत फारसी ही नहीं सिर्फ कहानी, उसमें विभिन्न प्रकार की कहानी लिखी गई, पर राष्ट्रीय आंदोलन के दौर पर कुछ कहानी लिखी गई उसको हम देखते हैं। नवजागरण काल की कहानी में तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन के दौर की कहानी में हम देख सकते हैं।
राष्ट्रीय आंदोलन एक तरह का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। इसमें सामान्य जनता के उभार की शक्ल उभरी, क्योंकि इतने दिनों से जनता अंग्रेजों के अंडर में है, तो कहानी का विषय वस्तु भी बदलेगा, विचार भी बदल रहा है लेखकों का, क्योंकि भारत इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने बिल्कुल नए ढंग से दुनिया को देखना शुरू किया। इतने दिनों तक जो चुपचाप सोए हुए थे ना, अब उनमें विद्रोह का स्वर जागृत होता है, यानी विचार बदले। एक तो विचार के स्तर पर धर्म, नैतिकता, सदाचार, सामाजिक बराबरी, जाति विभाजन के नकारात्मक पक्ष को उन्होंने ध्यान दिया आज पहली बार। तो कहानी एक नई विधा थी उस समय, 19वीं सदी में अंतिम वर्षों में कहानी का इस्तेमाल धीरे धीरे पूरे देश में देखने को मिला। राष्ट्रीय आंदोलन के जो आदि नेताओं या अभियानकर्ताओं ने पूरे देश के आयाम को एक साथ संगठित करने का बीड़ा उठाया था, क्योंकि उस समय नेताओं ने पूरे देश को किस तरह से एक बनाए, एकजुट करके हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। दूसरी तरफ कहानी के रूप का इस्तेमाल, क्योंकि लेखकों ने वक्त के घटनाक्रम के अनुरूप जो है नई भाषा गढ़नी शुरू की, चाहे वो बंगला हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, असमिया हो। नए नए शब्द आने लगे, उनमें नई अभिव्यक्ति का संचार होने लगा, और धीरे धीरे इन भाषाओं में उपलब्ध लोक कथाओं में भी निखार आना शुरू हुआ। भारत की सभी भाषाओं में ये विकास देखने को मिला, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन राजनीतिक आंदोलन था। इस कारण भारतीय कहानी का रूप भी जो है, इसमें तीखे विचार, चाहे मानवीय मूल्य हो या गरिमामय चिंतन हो, साहसिक अभिव्यक्ति हो, वह देखने को मिल रहा है कहानी में। भारतीय कहानी में आधुनिकता के बदलाव के मूल्य में सामान्य जनता की सोच को जोड़ा गया, नए नए शब्दावलियों का प्रयोग किया गया, यानी भारतीय कहानी को एक नया आधार मिला। तो राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन वो प्रभावकारी अग्रणी कहानी लेखक थे जो कहानी को इस तरह से एक विकसित किया, कहानी विधा को पुष्ट बनाया। राष्ट्रीय आंदोलन के आदि लेखकों में खास तौर पर बंगला के बंकिम चंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर का स्मरण होता है, क्योंकि चटर्जी जी की कथा जो थी स्वप्नदर्शी थे, लेकिन उन्होंने मुख्यतः लंबी लंबी कथा यानी उपन्यास को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था। चटर्जी ने अपने समकालीन संभवतः सबसे अधिक मूल्यों की बात करते थे चटर्जी जी अपने कहानी में, और चटर्जी पुरुष और नारी की समानता के पक्षधर भी थे। और रविंद्रनाथ द्वारा लिखी गई जो है छोटी कथा चरित्र या इसी प्रकार उस कहानियों में छोटी छोटी कथाओं में भी वही देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आंदोलन और कहानी की जो है पूरी तरह से एक तरह से नया मूल्य देखने को मिला कहानी में। टैगोर की एक कहानी दी गई है, देख लीजिएगा, पत्नी का पत्र। इसी प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन कहानी के बाद उसका अगला दौर क्या था, क्योंकि जब आंदोलन से अब हम पूरी तरह से आजादी और समानता से प्रेरित प्रगतिशील विचारों को अब हम अपनाएंगे, अब हम आजाद हो गए, अब हमारे विचार बदल गए। असल में प्रगतिशील चिंतन स्वतः स्फूर्त उतना नहीं होता जितना विचार मंथन की प्रक्रिया में मेहनत में अर्जित किया जाता है, और प्रगतिशील विचार के लिए जोखिम उठाना भी जरूरी है। स्वाधीनता के लिए जोखिम उठाना पड़ा, आशंका और भय के साथ साथ प्रेरणा का भी विषय बना हुआ था। 20वीं सदी के प्रथम दशक में तो यह हुआ था कि शुद्ध राष्ट्रीयता से आधुनिकता को अलग करके पूरे संघर्ष
और पश्चिमी का बनाम जो है पूर्व का संघर्ष कर दिया जाए। नई कहानियों में विभिन्न प्रकार के विमर्श आने लगे, विभिन्न तरह से विचार विमर्श करने लगे। इसी प्रकार हमारे प्रेमचंद भी कहानीकार के रूप में सशक्त हिंदी के सशक्त कहानीकार उत्पन्न होते हैं, और उन्होंने जो है कहानी के रूप में हमने एक युग भी बना लिया हिंदी कहानी के विकास में पढ़ेंगे हम प्रेमचंद के बारे में। तो कहानी के विकास में चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो, शरत चंद्र हो, या प्रेमचंद हो, या अन्य भाषाओं के दूसरे कहानीकार हो, चाहे फकीर मोहन सेनापति हो, इन सब ने कहानी को एक नए मंच पर खड़ा कर दिया। तो अब हम स्वाधीनता के बाद के भारतीय कहानी किस तरह से विकास होती है। स्वाधीनता के बाद जो कहानी 1947 के बाद हमारा परिवेश बदला। विश्व इतिहास में 20वीं शताब्दी को बड़ी निष्ठुर शताब्दी के रूप में दर्ज किया गया है, और इस समय विभिन्न प्रकार के उपनिवेशक, अभिशप्त और दलित वर्ग के जो है बारे में यहां देखा जा सकता है कि सामूहिक विनाश और संत्रांश और विभीषिका को भारत ने पूरी तरह से झेला था। ऐसे वातावरण में भारतीय स्वाधीनता की उपलब्धि एक तरह से सफलता से अधिक मानी जा सकती है। अगर हम देखें कि जो हमारे राजनीतिक कारण थे इस समय के, वह भी कहानियों का विषय बना। विभाजन में जो हुआ रक्तपात और हिंसा, उसको भी हम कहानी के विषय बनाए हमने। चाहे वो हिंसा कांड की विभीषिका का अनुभव पंजाबी भाषा में क्यों ना हो, बंगाली में क्यों ना हो, सिंधी में क्यों ना हो, अधिक और कई भाषाओं में हमें देखने को मिला। आधुनिक संवेदना को भी हमने देखा। आधुनिक संवेदना का लक्षण क्या था? मानव केंद्रितता। वह भगवान, धर्म, देवी देवता, इन सबके विरुद्ध था आधुनिक संवेदना में, और वस्तुगत भौतिक यथार्थ को एकमात्र सत्य मानता था। उससे जुड़ी कहानी लिखने लगा, और दूसरे तीसरे दशक तक की कहानी में सामाजिक संवेदना दलित और विपन्न के साथ साथ सहानुभूति और तादात्म्य का पर्याय थी। जैसे उर्दू और हिंदी में प्रेमचंद, बंगाली में शरत चंद्र, उड़िया में फकीर मोहन, कन्नड़ में मास्ती वेंकटेश अयंगार, तेलुगु में पिल्लूकाट, कृष्णा रेड्डी, इन सबके नाम लिए जा सकते हैं। और व्यक्तिक संवेदना की कहानी काव्यात्मकता और रोमान की प्रबलता थी। जैसे बंगाली में रविंद्रनाथ टैगोर, हिंदी में जयशंकर प्रसाद, उड़िया में दयानिधि मिश्र। और तीसरे चौथे दशक की जो कहानी थी वो मार्क्सवादी विचारधारा के संबंधित कहानी थी। मार्क्स के वैचारिक परिचय में विचारधारा आधार ने संवेदना और विश्लेषणात्मक परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। और अगर हम देखते हैं इसी 10-5 वर्षों के बाद भी कहानी में कई परिवर्तन हुआ। मुल्कराज आनंद अंग्रेजी के लेखक और कुछ अन्य प्रवासी भारतीयों ने लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की, और जल्द ही यह एक विशाल अखिल भारतीय आंदोलन बन गया। प्रगतिशील आंदोलन में गांधी और मार्क्स की अंतर्दृष्टि को जोड़कर समाज को देखने की प्रयास किया गया। ये सब जो विषय वस्तु थी यह कहानियों में देखने को मिलता है। फिर गांव और शहर को लेकर कहानियां लिखी गई, नगर को केंद्र बनाकर कहानियां लिखी गई। पारिवारिक संबंध जो बदल रहे थे, समाज में परिवर्तन आ रहा था, समाज की जो विचारधारा बदल रही थी, उसको लेकर कहानी लिखा गया। इसी प्रकार कई कहानीकार उत्पन्न हमारे सामने होते हैं। उड़िया में जैसे सुरेश महांती, मनोज दास,
कृष्णकांत मिश्र, शांतनु कुमाराचार्य, रवि पटनायक, गुजराती, तमिल, पंजाबी, इन सब भाषाओं में और कई भाषाओं में जो है विभिन्न प्रकार के लेखक होते हैं जिन्होंने अपने अपने विचार प्रकट किए कहानी। तो हम देख सकते हैं कि स्वाधीनता के बाद भारतीय कहानी में किस तरह से आजादी के पहले तक अनेकता जो थी और स्वाधीनता के बाद जो एकता का रूप दिखाया कहानी में, वो देखने को मिलता है। भाषा और साहित्य की दृष्टि से भले ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया हो, स्वाधीनता आंदोलन के द्वारा लगभग पूरी एक सदी से भाषा का जो प्रेम देशभक्ति का एक घटक था, वह आजादी के बाद ताकत की राजनीति का औजार व राष्ट्र की धारणा के लिए खतरा बन गया था। 15 अगस्त 1947 को आजादी की खुशी के साथ साथ विभाजन का दर्द भी मिला हमें, जिसका परिणाम था छिना हुआ घर, छूटे हुए परिवार और रिश्ते जो कहानी के विषय बने, टूटे हुए लोग जिसकी मार्मिक अभिव्यक्ति साहित्य में देखने को मिलती है, हमें कहानी में देखने को मिलती है। बाद की कहानी संवेदना की दृष्टि से, चाहे वो व्यक्तिक हो या सामाजिक, यथार्थ की दृष्टि से वो परतदार और जटिल संवेदना की वाहक बनती। नगर केंद्रिकता उसकी प्रमुख प्रवृत्ति बनकर उभरी। पारिवारिक और यौन संबंधों के बदले हुए प्रतिमान कहानीकारों की रचना में प्रमुख हुए थे और साथ ही सामाजिक सरोकार से युक्त रचनाएं भी लिखी गई। इस प्रकार स्वाधीनता के बाद बदला हुआ जो है परिदृश्य कहानी साहित्य में प्रमुख रूप से आया और कहानी अपने आप में विकसित होते हुए आज हमारे सामने कई रूपों में उपलब्ध है। तो हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में कहानी किस तरह से विकसित होती है। तो हिंदी साहित्य हमने भारत विश्व में देखा, कहानी भारत में देखा, अब हिंदी साहित्य में कहानी की चर्चा करते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य में कहानी के आधार के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि प्रेमचंद ही हिंदी कहानी के पुरोधा माने जा सकते हैं। तो प्रेमचंद ने ही सबसे अधिक कहानियां हिंदी साहित्य में लिखी थी। उस समय 300 से अधिक कहानियां जो उनके द्वारा लिखित कहानियों को मानसरोवर नामक कहानी संकलन में रखा गया है, जिसके 8 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। और प्रेमचंद को केंद्र मानकर अगर हम अध्ययन की सुविधा से कहानी की विकास यात्रा को देखेंगे तो हम पढ़ेंगे प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद युगिन कहानी और प्रेमचंदोत्तर कहानी युग। तो इसी समय हम देखते हैं कि हमने देखा कि कहानी विकसित होते होते किस तरह से पूरे विश्व से, यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे एशिया में हो या अफ्रीकी देशों में हो, भारत में भी हमने कहानी के विभिन्न स्रोत देखे। तो हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के बारे में आज हम जानेंगे, किस तरह से आधुनिक युग में आज कहानी एक नया स्वरूप ग्रहण करके हमारे सामने इस रूप में आज आई है। तो प्रेमचंद पूर्व कहानी हम जो है पढ़ेंगे अगली क्लास में। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी का विकास में पढ़ाऊंगा अगले खंड में। हालांकि समय नहीं हो रहा है, इस खंड को आज की क्लास में खत्म करना चाहिए था। तो हम अगली क्लास में हिंदी कहानी का विकास शुरू करेंगे और उसके बाद MHD 10 भी कल शुरू कर दूंगा और ये MHD 9 की अंतिम क्लास होगी। तो अपने जो ऑनलाइन हैं स्टूडेंट्स, वो अपना एनरोलमेंट नंबर जिन्होंने नहीं लिखा है मैसेज बॉक्स में लिख दें, और जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है तो आज के लिए इतना ही। फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं अपना एनरोलमेंट नंबर मैसेज बॉक्स। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। वेलकम।
कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे अगली क्लास में बोल दीजिएगा, या क्लास शुरू होते टाइम आप बता दीजिएगा, तो मैं हो सके तो उसी क्लास में क्लियर करूंगा, या अगली क्लास में किसी दिन डाउट क्लियर क्लास एक दिन रखेंगे, उस दिन हम जो है तो आपका जो भी डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा। ओके सर। जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है तो जी हेलो मानव बंद करमा। हाँ ठीक है, ठीक है, तो फिर रखता हूँ, कल क्लास करेंगे।